नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट को आप लोगों ने देख लिया, आज आप ये दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके साथ ही साथ इसके उत्तर प्रदेश के जो भी करंट अफेयर्स थे उसको पूरा कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज ये सेकेंड पार्ट। पहला टॉपिक है कि नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021। चलिए इसको पहले इसके बैकग्राउंड को समझिए। सबसे पहली बात कि ये नवाचार उपलब्धियों पर जो संस्थानों की अटल रैंकिंग है ये किस मंत्रालय की पहल है, तो आपका जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय की पहल है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि नवाचार उपलब्धियों पर जो संस्थानों की अटल रैंकिंग है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य को समझने के लिए ये जो अटल रैंकिंग है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ARIIA, अगर इसके फुल फॉर्म को समझ लिया जाए तो इसका उद्देश्य भी लगभग समझ में आ जाएगा। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि अटल रैंकिंग की जाएगी किसकी, इंस्टीट्यूशंस की यानी संस्थाओं की, ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी उनकी इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी नवाचार उपलब्धियों के आधार पर संस्थानों की अटल रैंकिंग की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका उद्देश्य है कि नवाचार और उद्यमिता के विकास में संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, इस आधार पर इनकी रैंकिंग तैयार की जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपने समझी। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो रैंकिंग है ये AICTE और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के द्वारा तैयार की जाएगी। यहाँ पर AICTE क्या है, AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके पाठ्यक्रम, इनकी मान्यता संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो AICTE द्वारा तैयार होती है, यानी इन दोनों की ये नवाचार प्रकोष्ठ की ये पहल है, पहली बात। अब चलिए आइए इस बार की रैंकिंग के संदर्भ में क्या आंकड़े हैं उसको देखते हैं। 29 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने इस रैंकिंग परिणाम को जारी किया। ये तीसरा संस्करण है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ जो ARIIA का जो प्रथम संस्करण है ये अप्रैल 2019 में, दूसरा संस्करण 2020 में और तीसरा संस्करण अब दिसंबर 2021 में जारी किया गया। इतनी बात को याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि इस बार जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें 1438 संस्थानों ने भागीदार हुए हैं और जो पिछले बार की तुलना में दोगुने हो गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इस बार दो अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, एक है तकनीकी श्रेणी और दूसरा है गैर तकनीकी श्रेणी। और इस बार की रैंकिंग में 3 वर्ष से लगातार नंबर 1 रहा संस्थान IIT मद्रास सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए नीचे, और ये तकनीकी के क्षेत्र में है, नीचे चार्ट है उसके माध्यम से समझते हैं। ये जो चार्ट है इसमें केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जो तकनीक से संबंधित हैं उनकी ये शीर्ष 5 लिस्ट है। इसमें आपको मिनिमम 3 नाम याद रखने होंगे। नंबर 1 पे कौन है, IIT मद्रास, दूसरे पे IIT बॉम्बे और तीसरे पे IIT दिल्ली। ये बातें आपको 3 टॉप याद रखना होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपको ये याद रखना होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश का चौथा IIT कौन है, कानपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो इस बार तकनीकी में जो केंद्रीय वित्त पोषित है उसमें IIT कानपुर को चौथा स्थान है। दूसरा चार्ट क्या है कि राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय जो कि राजकीय और राज्य वित्त पोषित है तकनीकी श्रेणी में, इनमें नंबर 1 पे कौन है, पंजाब है, दूसरे पे दिल्ली है और तीसरे पे नेता सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ये टॉप 3 याद रखना होगा आपको। ठीक है, आगे चलिए। अगला चार्ट जो दिया है वो राजकीय महाविद्यालय संस्थान का है। ठीक है, यानी जो राजकीय हो या राज्य से वित्त पोषित हो, उनमें अगर आप टॉप 5 देखेंगे तो पहले नंबर पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे है। ठीक है, दूसरे नंबर पर PSG प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तमिलनाडु का है और तीसरे नंबर पर LD अभियांत्रिकी महाविद्यालय गुजरात का है। यहाँ कम से कम आपको पहले नंबर पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे याद रखना चाहिए। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि यदि आप विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित यानी निजी क्षेत्र का देखें तो उसमें कलिंगा इंस्टीट्यूट जो उड़ीसा में है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर आप निजी महाविद्यालय के क्षेत्र में देखें तो रायसोनी को मिला है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय वित्त पोषित गैर तकनीकी, अब तक आपने तकनीकी में देखा है, गैर तकनीकी में किसको मिला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली को। ठीक है, यानी इग्नू को। दूसरे नंबर पे कौन है, भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड। वहीं अगर आप सामान्य गैर तकनीकी श्रेणी में देखेंगे तो भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान गुजरात को मिला है। ठीक है, इतनी बात को आपको यहाँ पर केवल याद रखनी है। अब आइए जरा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लें इस रिपोर्ट में। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय तकनीक की सूची में अभी आपने पढ़ा कि कानपुर का कौन सा स्थान था, चौथा। वहीं मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज का 10वां स्थान है। बस इतनी बात याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि स्वपोषित वित्त और निजी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय तकनीकी रैंकिंग में
अगर आप बात करें तो एमिटी विश्वविद्यालय, इसकी रैंकिंग जो है, और नोएडा में ये एमिटी विश्वविद्यालय, इसकी रैंकिंग कितनी है? 9 है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला देखिए, अगर आप निजी स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में देखेंगे तो KIIT समूह संस्थान उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, इतनी बात को आपको इस चार्ट के संदर्भ में याद रखना है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। अब ये स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, पहली बात तो ये है कि ये किसके द्वारा इसको लाया जाता है, कौन प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा कि फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण किस नाम से जारी हुआ? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, पहली बात। दूसरी बात कि इसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति को से उनको दर्शाया जाता है, और राज्यों के बीच एक कंपटीशन की भावना डेवलप की जाती है कि हम उनसे पीछे हैं या हम सबसे खराब हैं, ये पूरा भारत जान रहा है, हम और अच्छा करें। इस तरह की एक कंपटीशन की भावना इन रिपोर्ट के माध्यम से आती है। अब आइए जरा इस रिपोर्ट के जो फैक्ट्स हैं, ये 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की, और ये चौथा संस्करण है। ठीक है, 2019-20 के लिए ये चौथा संस्करण है। दूसरी बात कि ये रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक से तकनीकी सहयोग प्राप्त की, साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श प्राप्त करके नीति आयोग ने इसको जारी किया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट में एक बात और याद रखनी है कि जो आधार वर्ष है वो क्या है? 18-19 है। आधार वर्ष क्या है? 18-19 है, और संदर्भ वर्ष की बात करेंगे तो ये 19-20 है। ठीक है, और ये कितने संकेतकों पर आधारित है? तो आपका जवाब होगा 24 संकेतकों पर आधारित स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट तैयार की गई। और इस रिपोर्ट को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी श्रेणी है भाई? 3 श्रेणी जो है वो है बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कि किस राज्य को कौन सा पुरस्कार मिला। तो नीचे चार्ट बना हुआ है, उसके माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप 5 बड़े राज्य को समग्र दृष्टि के संदर्भ में देखें तो अभी हमने बताया ना कि 2019-20 क्या है? इसका संदर्भ वर्ष है। यानी इस संदर्भ वर्ष के दौरान नंबर 1 पर कौन है बड़े राज्यों में? केरल है। दूसरे पे कौन है? तमिलनाडु। और तीसरे पे कौन है? तेलंगाना। यानी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में जो बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना है। इतनी बात आपको यहाँ याद, टॉप 3 याद रखिए। अगला देखिए, अब कह रहा है कि 2019-20 में ये जो समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान यानी जो 19वां स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और अगर इसके स्कोर पर देखें तो इसका स्कोर है 30.57, जबकि 31 स्कोर के साथ बिहार का स्थान 18वां है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान 19वां है, जो कि सबसे अंतिम है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम ये बात करें कि वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर, वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन का मतलब कि वर्ष में पहले आपकी पोजीशन क्या थी और अब आपने कितना प्रगति की है। इसमें आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष, अभी हमने अपने चर्चा के दौरान आपसे बताया कि आधार वर्ष 2018-19 और संदर्भ वर्ष क्या है? 2019-20 है। ठीक है, इस दौरान अगर जो बड़े राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है वो है उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना ने। ठीक है, यानी कि सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, लेकिन अगर समग्र दृष्टि से देखेंगे तो सबसे अंतिम पे 19वां स्थान है। अब आइए जरा छोटे राज्यों को देख लीजिए। छोटे राज्यों में नंबर 1 पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है और तीसरे नंबर पे सिक्किम है। ये टॉप 3 राज्यों के नाम आपको याद रखने चाहिए। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर नंबर 1 पे आप देखेंगे तो कौन है? दमन और दीव, नागर और हवेली। अब ये तो जोड़ के एक हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो ये नंबर 1 पे है। और वहीं पर अगर अंतिम स्थान पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि उतनी ही बात याद रखनी है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। ठीक है, अनावश्यक बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। याद रखिएगा कि 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। क्या करने के लिए? जल विद्युत परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए। इसकी लागत कितनी है? 11,581 करोड़ रुपए। अब आइए जरा देख लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो कुल मिला के 5 परियोजनाएं हैं। रेणुकाजी बांध परियोजना, लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल परियोजना। ये 5 परियोजनाएं कुल 11,581 करोड़ की लागत की हैं। आइए एक एक करके परियोजनाओं को देख लेते हैं। पहला है रेणुकाजी बांध परियोजना। ये जो रेणुकाजी बांध परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। दूसरी बात, किस नदी पर है? तो आपका जवाब होगा गिरी नदी पर है। दूसरी बात ये पूछा जा सकता है इंडिविजुअल भी कि गिरी नदी किसकी सहायक है? तो आपका जवाब होगा यमुना की सहायक नदी है। ये जो रेणुकाजी बांध परियोजना है इस परियोजना की क्षमता कितनी है? तो आपका जवाब होगा 40 मेगावाट क्षमता है। दूसरी बात कि इस परियोजना से
अत्यधिक लाभ किसका हो रहा है? तो इस परियोजना से अत्यधिक लाभ दिल्ली का हो रहा है, क्योंकि उसे प्रतिवर्ष 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ठीक है, पहली बात। अब आ जाइए जरा, अब ये जो रेणुकाजी बांध परियोजना है, इसके भंडारित जल का उपयोग जो है हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया जाएगा। किस बैराज से? हथनी कुंड बैराज से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें वजीराबाद बैराज की, तो इसके माध्यम से दिल्ली राजधानी क्षेत्र को, और वहीं ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जल प्राप्त होगा। ठीक है, अगले पॉइंट में बता रहा है कि रेणुकाजी बांध परियोजना का क्रियान्वयन 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय और 6 राज्य संघ शासित राज्य के बीच समझौता हस्ताक्षर हुआ था। ये 6 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूटी के तौर पर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड है। ठीक है, और कब हस्ताक्षर हुआ? 11 जनवरी 2019 को। ठीक है, अगली परियोजना है लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। ये रन ऑफ द रिवर परियोजना के अंतर्गत है। दूसरी बात कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है, और इसकी क्षमता कितनी है? तो 210 मेगावाट है, और ये प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इतनी बात को आपको लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला है धौला सिद्ध परियोजना। धौला सिद्ध परियोजना हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में है, हमीरपुर और कांगड़ा में। फिर प्रश्न उठता है कि धौला सिद्ध परियोजना किस नदी पर है? तो आपका जवाब होगा ब्यास नदी पर। इसकी क्षमता कितनी है? तो 66 मेगावाट है, और यह प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की करेगी। अगला है सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। ये जो सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, और किस नदी पर है? तो पब्बर नदी पर है, जो यमुना की सहायक नदी है। अब आपको यहीं से कोरिलेट करना है। अभी आपने पढ़ा कि रेणुकाजी बांध परियोजना जो कि सिरमौर जिले में है, गिरी नदी पर किनारे, और गिरी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और वहीं आप सांवड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना में पढ़ रहे हैं कि ये पब्बर नदी पर है, और ये भी यमुना की सहायक नदी है। ये बात याद रखनी। इसकी क्षमता कितनी है? 111 मेगावाट है, और ये प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, अगला देखिए सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। ये जो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है, ये भी हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिले में है, और ये किस नदी पर है? तो आपका जवाब होगा सतलज नदी पर। फिर कोरिलेट करिए, अभी आपने पढ़ा है कि लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है, यहां पर भी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना भी सतलज पे है, तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? 382 मेगावाट है। दूसरी बात कि यह प्रतिवर्ष 1382 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सुशासन सूचकांक 2020-21। अब ये जो सुशासन सूचकांक 2020-21 है, अब इसके बारे में जरा समझिए। ये पहली बात तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन और उनकी सरकारी योजनाओं के द्वारा जो उठाए गए विभिन्न कदम हैं, उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इनको अवगत कराने के लिए एक साधन के तौर पर सुशासन सूचकांक जारी किया गया। दूसरी बात कि सुशासन सूचकांक 2020-21 का विकास प्रशासनिक सुधार और लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए किस विभाग द्वारा, तो आपका जवाब होगा प्रशासनिक सुधार और लोक निर्माण विभाग द्वारा। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इस प्रशासनिक सुधार और लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र दिल्ली और सुशासन केंद्र हैदराबाद से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया। ठीक, अब आइए जरा इस सुशासन सूचकांक 2020-21 के कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय क्रमिक लोक निर्माण और पेंशन मंत्रालय ने यह सूचकांक जारी किया। कौन सा? सुशासन सूचकांक 2020-21। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रोक रहे हैं आपको, क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। किसके जन्मदिन पे? तो आपका जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि सुशासन सप्ताह कब से कब तक, तो आपका जवाब होगा 20 से 25 दिसंबर के बीच में। इस सुशासन सप्ताह की थीम क्या थी? प्रशासन गांव की ओर। और अगर ये पूछा जाए कि सुशासन सप्ताह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया इसका, तो आपका जवाब होगा जितेंद्र सिंह। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी कोई भी पत्रिका आप पढ़िए, उसको निश्चित तौर पर कोरिलेट कीजिए, क्योंकि हर तथ्य हर जगह पर उपलब्ध हो ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन जो फैक्ट परीक्षा में आने योग्य है उसको आपको निश्चित तौर पर पढ़ना होगा। ठीक है, अब आ जाइए मूल जगह। और ये सूचकांक रिपोर्ट कौन सा संस्करण है? तो आपका जवाब होगा दूसरा। तो पहला संस्करण कब आया था? 2019 में। ठीक, अब दूसरी बात, ये जो संस्करण जारी किया गया सुशासन सूचकांक का, इसमें 4 श्रेणियां हैं। समूह ए के राज्य, फिर अन्य समूह बी के राज्य, उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य, और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ये जो सुशासन सूचकांक
2020-21 है, इसको शॉर्ट में आप क्या कर रहे हैं, जीजीआई। जीजीआई का मतलब क्या हो गया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में और 58 संकेतकों पर आधारित है। ठीक। दूसरी बात कि ये जो समूह ए आपने अभी पढ़ा था कि राज्यों में गुजरात नंबर 1 पे, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, वहीं पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल नंबर 1 पर और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली नंबर 1 पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस सूचकांक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। ठीक है, वैसे तो मैं केवल वो तथ्य निकाल के ला रहा हूं, ठीक है, जैसे मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अभी आपने कहा कि सूचकांक जो निकाला गया है ये 10 प्रशासनिक क्षेत्रों पर है, तो वो कौन से प्रशासनिक क्षेत्र है भाई, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा यानी जन सुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और 10वां है नागरिक केंद्रित शासन। ठीक है, ये 10 थे। हो सकता है पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन उस 10 क्षेत्र में शामिल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो समूह बी था उसमें 8 राज्य थे और 8 राज्य में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। और इस समूह बी में नंबर 1 पे कौन पढ़ा था आपने, तो नंबर 1 पे था मध्य प्रदेश, और समूह ए में नंबर 1 पे कौन था, गुजरात था। ठीक है, अब आइए जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अब आइए जरा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। याद रखिएगा, 1929 में हरबिलास सारदा ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया और आगे चलकर यह कानून भी बना और वो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के नाम से जाना गया। अब बात आती है कि जो सारदा बिलास यानी सारदा कमेटी द्वारा ये जो सारदा 1929 में जो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, इसमें क्या उम्र डिसाइड की गई थी, तो लड़कियों की न्यूनतम उम्र थी 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र थी 18 वर्ष। अब ये बात आगे बढ़ी और आगे 1978 में इसमें पहली बार संशोधन हुआ। संशोधन के बाद लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 28 वर्ष निर्धारित की गई। यानी अब आप इन दोनों बातों को कोरिलेट कर लेंगे कि सारदा के तहत लड़कियों की उम्र विवाह की कितनी 14 और लड़कों की 18, वहीं 1978 के संशोधन के बाद लड़कों की विवाह की उम्र 21 और लड़कियों की विवाह की उम्र 18। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बाल विवाह कुप्रथा उन्मूलन है, ये हमारे सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनमें ये लक्ष्य 5वां है। ठीक है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पेपर सेट करना होता तो ये बात मैं अवश्य पूछता। ठीक है, अगला देखिए। अब आइए जरा इससे संबंधित कुछ तथ्य को जान लीजिए कि 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 को मंजूरी दी। इसमें संशोधन किया जाएगा, इसमें संशोधन करके ये बदलाव किए जाएंगे, किसमें, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, याद रखिएगा 2006 को। अगला, इसके द्वारा अब क्या किया जाएगा, 18 वर्ष से बढ़ा के महिलाओं विवाह की उम्र 21 कर दिया जाएगा और अब 21 साल लड़के और लड़की दोनों की विवाह की उम्र हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और ये बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई और ये स्थायी समिति को भेज दिया गया। अगला टॉपिक है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, जरा इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। ये 1974 में सरयू नहर परियोजना की परिकल्पना लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना के नाम से प्रारंभ हुई। इस प्रारंभ में इस योजना का उद्देश्य क्या था कि बहराइच और गोंडा के इलाके में 267,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना। इसे 2080 में इसका नाम बदल दिया गया, क्या, सरयू नहर परियोजना कर दिया गया। ठीक, इतनी बात याद रखनी। अब आइए जरा इस बार में क्या डेवलपमेंट हुआ है। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ क्या पूछ सकता है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किस जिले में हुआ, तो बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश के। कब हुआ, तो 11 दिसंबर। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। अगला देखिए। अब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब मानसून के दौरान घाघरा में अतिरिक्त जल आ जाता है यानी सरप्लस वाटर आ जाता है, तो उसका उपयोग सिंचाई में किस प्रकार से किया जाए, ये इस परियोजना को इस लिहाज से डिजाइन किया गया। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य है कि जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सके कैसे। ठीक है, दूसरी बात कि इस परियोजना के तहत 5 नदियों को लाया गया। कौन कौन सी हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। ये नदियों के नाम याद रखिएगा, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, अब पहले इसको खत्म कर लें, इस परियोजना को, फिर उसके बाद लेंगे। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, इसके तहत 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। कितने, 14.04। और इसके तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले लाभान्वित होंगे। वो 9 जिले कौन से हैं, ये भी नाम आपको याद रखना होगा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। इन 9 जिलों के नाम याद रखिएगा। या टोटल संख्या भी पूछा जा सकता है कि कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो आपका जवाब होगा 9। इस प्रकार आपने इसे कंप्लीट किया।
अब जो ये अतिरिक्त टॉपिक बॉक्स में दिए हैं इनको देख लीजिए। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। कब किया? 19 नवंबर 2021 को। वो कौन सी परियोजनाएं हैं? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना और भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना। ठीक है, इन परियोजनाओं की डिटेल चर्चा हमने करंट अफेयर्स के दूसरे सेक्शन में की है। अब मुझे ये एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि वो घटनासार के दौरान हुई थी या एडुटेरिया के, लेकिन इस पर डिटेल चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने वहां देखा होगा। ठीक है, उसको अगर यहाँ करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा ये। ठीक है, अगला देखिए, इस परियोजना से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर के 65,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। ठीक है, किसमें? इन परियोजनाओं के द्वारा, जो ऊपर अभी 4 परियोजनाएं बताई गई हैं, और इसके द्वारा पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा बॉक्स में दी गई योजना है कि झांसी में उद्घाटित परियोजना, ये भी 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने झांसी में 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया। इसके निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगी। अब एक महत्वपूर्ण बात और कि प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी किया। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अटल एकता पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आपका जवाब होगा झांसी में। और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आधार पर इसका नाम रखा गया। और यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने निर्मित किया है। ठीक है, आइए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। ये जो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 है, ये 2014 में इंडिया स्किल रिपोर्ट जो है ये पहली बार जारी की गई थी। ठीक है, पहली बार, तो ये जान लीजिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आइए जरा इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लीजिए। 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण। और इसमें रिपोर्ट में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश में कि 3 लाख से अधिक छात्र और 150 से अधिक नियोक्ताओं का सर्वेक्षण करके इसको तैयार किया गया। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखी। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो इंडिया स्किल रिपोर्ट है, ये 2 पृथक गतिविधियों, विही बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण और इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। ठीक है, यानी इन दोनों को सम्मिलित करके किया गया। दूसरी बात कि जो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 है, इसमें विही बॉक्स और पीपल स्ट्रॉन्ग्स और भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको आप CII कहते हैं, इनकी संयुक्त पहल है। ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया स्किल रिपोर्ट किसकी संयुक्त पहल है, तो आपका जवाब होगा विही बॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग और भारतीय उद्योग परिसंघ की। इस पॉइंट को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। दूसरी बात कि इसमें यह बताया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग और वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IT, फार्मा और इंटरनेट बिजनेस में सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्र में ये सबसे शीर्ष पर है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक नियोजन किस क्षेत्र में हुआ, तो आप इन क्षेत्रों का नाम बताएंगे। वहीं 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि संभावना वाले राज्य कौन है? माने किन राज्यों पर यह संभावना है कि 2022 में सबसे ज्यादा नियोजन करेंगे? तो उन संभावित राज्य में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पे तमिलनाडु है। आगे चलते हैं। यहां पर यह दिया गया है कि जो उच्चतम नियोजिता वाले राज्य हैं 5, उनका, अभी आपने संभावित वाले राज्य देखे, अब यहां पर देखिए कि उच्चतम नियोजिता वाले राज्य कौन है। उसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई, इसमें उच्चतम नियोजिता वाले राज्यों में टॉप 2 में उत्तर प्रदेश है और टॉप 1 पर कौन है? महाराष्ट्र है और तीसरे पे केरल है। 3 राज्यों का नाम आपको मिनिमम याद रखना चाहिए। और जो उच्चतम नियोजिता के जो 5 शहर हैं, उनमें नंबर 1 पर पुणे है और दूसरे नंबर पे लखनऊ है। यानी राज्य के क्रम में दूसरा और शहर के क्रम में दूसरे नंबर पे लखनऊ है, पहले नंबर पे पुणे और तीसरे पे त्रिवेंद्रम है। ठीक है, केरल का। अब आगे चलिए, करा कि जो ये 2022 की रिपोर्ट है, ये कार्य सहभागिता में 67% पुरुष और 33% महिलाओं का योगदान है। मैंने ये रिपोर्ट ये बताती है कि कार्य सहभागिता में 67% पुरुष और 33% महिलाओं का योगदान है। वहीं अगर 2020 में महिलाओं की नियोजिता के संदर्भ में देखें तो 47% थी। 2021 में नियोजिता कितनी थी? 41.25। और 2022 में महिलाओं की नियोजिता कितनी है? 51.44%। याद रखिएगा, अगर महिलाओं की नियोजिता पूछ दे 2022 में तो 51.44। अगर ये पूछे कि महिलाओं की कार्य सहभागिता कितनी थी 2022 की रिपोर्ट में, तो 33% बता देंगे आप। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। अगला टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये विश्व जल दिवस के अवसर पर ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य जो है ये त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ? विश्व जल दिवस 22 मार्च पर। अब ये प्रश्न उठता है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च जो 2022 में मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो आपका जवाब होगा भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना।
अगर वहीं 2021 की थीम पूछ दी जाए तो पानी का महत्व है, यानी दोनों थीम को याद रखेंगे। 2021 में पानी का महत्व, 2022 में भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये अतिरिक्त फैक्ट को आप इस तरह से कोरिलेट करते हुए चलें। अब आइए जरा केन बेतवा को डिटेल में समझ लेते हैं। केन बेतवा के संदर्भ में आपको याद रखना है कि 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए वित्त पोषण की और कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी, और साथ ही साथ यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत, यानी कि एनपीपी, ठीक है, यानी कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जो है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। यह भी बात आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक, अगला फैक्ट क्या है इसमें, इस परियोजना के तहत जल आधिक्य केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। याद रखिएगा, किसका पानी, केन का पानी किसको भेजा जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और ये दोनों नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। और याद रखिएगा, परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, यानी छतरपुर मध्य प्रदेश में दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध बनेगा। एक बात और याद रखिएगा कि जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा कि इस परियोजना में 2 चरण में पूरा होगा। पहला दौधन बांध, अभी आपने पढ़ा कि दौधन बांध जो है, ठीक है, पावर हाउस केन बेतवा नहर के निर्माण के लिए होगा। और दूसरा है कि लोअर उर बांध जो है ये कोठा बैराज और बीना संकुल परियोजना का निर्माण किया जाएगा इस दूसरे चरण में, ठीक है। अब आइए जरा जो मेन फैक्ट्स हैं इसके बारे में। इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है, इसके लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में KBLPA कहते हैं, इस नाम से विशेष प्रायोजन वाहन की स्थापना की गई। दूसरी बात कि इस परियोजना में प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई व्यवस्था हो सकेगी, जिससे 62 लाख आबादी को पेयजल आपूर्ति भी की जा सकती है। इसके तहत 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि इस परियोजना से लाभ किन किन जिलों को होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को, और मध्य प्रदेश में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दाहोद, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन को लाभ होगा। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। अब आइए जरा केन और बेतवा नदी के कुछ बारे में देख लिया जाए। जैसे केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतरराज्यीय नदी है, ठीक है, यानी इंटर स्टेट रिवर है। दूसरी बात, अगर उद्गम के लिहाज से देखें तो केन नदी का उद्गम जो है कटनी जिला मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है आहिर गावन में, जो कि मध्य प्रदेश में है, कटनी जिले में, यहां से केन नदी निकलती है। दूसरी बात, इसकी लंबाई कितनी है तो 427 किलोमीटर है, ठीक है, और 427 किलोमीटर में 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। एक बात और याद रखिएगा केन नदी के बारे में कि बांदा जिले उत्तर प्रदेश में यह चिल्ला गांव में यमुना से जाकर मिल जाती है, ठीक है, इतनी बात याद रखिए आपने। दूसरी बात कि इस नदी पर रानेह जलप्रपात और केन घड़ियाली सेंचुरी, ये 2 पर्यटक स्थल भी हैं, रानेह जलप्रपात और केन घड़ियाली सेंचुरी। अगर वहीं हम बेतवा की बात करें तो इसका उद्गम कहां से है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में एक गांव है बारखेड़ा। दूसरी बात, ये जो बेतवा नदी है ये राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध इसी पर निर्मित है। ये फैक्ट स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ देता है राजघाट किस नदी पर, बेतवा, परीक्षा बांध बेतवा, माता टीला बेतवा, ये बहुत पूछा गया प्रश्न। अगला देखिए, आगे बात हो रही है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये जान लीजिए कि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ये आप 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है उसमें देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को देखें तो दिसंबर 2021 में इस बात की अधिसूचना जारी की गई और मकरंद को भोपाल का और हरिनारायण को इंदौर का प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। अब ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या काम करते हैं ये पुलिस कमिश्नर, जैसे देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन, होटल और बार का लाइसेंस, इन प्रकरण पे सीधी कार्रवाई का अधिकार होता है किसको, पुलिस कमिश्नर को। दूसरी बात कि यदि आप IRPC की बात करें तो IRPC की धारा 107, 116, 144, 145 के तहत पुलिस कमिश्नर को क्रियान्वयन करने का अधिकार है। इतनी बात आपको पुलिस कमिश्नर के अथॉरिटी के बारे में होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में यह व्यवस्था है। कहाँ कहाँ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर में। इन जिलों के नाम आप याद जरूर रखेंगे। अगला है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। ये क्या करता है, ये अक्षय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है ये एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत चल रही है और इसका किस बजट में जिक्र किया गया है तो बजट 2021-22 में जिक्र हुआ, किसका, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का। यह बात जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि दिसंबर 2021 में NTPC लिमिटेड ने
ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठबंधन की करके ये घोषणा की। ठीक है, किसके लिए? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना के लिए। दूसरी बात कि यह गठबंधन एनटीपीसी सहाद्री आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना के लिए किया गया। किसके किसके बीच? एनटीपीसी और ब्लूम एनर्जी इंडिया के बीच। ठीक है, अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इस परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते हुए सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीनीकरण विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के उपयोग के द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है इसमें? दूसरी बात यह है कि यह विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडार परियोजना में से एक होगी। दूसरी बात कि यह परियोजना 2070 तक जो शून्य भारत उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य है और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने का जो प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है उसमें जो है ये योजना मदद करेगी। अगला देखिए, पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। अब ये जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है यानी बेस्ट टूरिज्म विलेज है, ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जिसको आप UNWTO कहते हैं इसकी एक पहल है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसकी पहल है तो आपका जवाब क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO की। दूसरी बात कि इसके तहत वो उन गांवों को मान्यता दी जाती है जो पर्यटन को अपने विकास और कल्याण के लिए एक सुदृढ़ संचालक के लिए प्रतिबद्ध हो। ठीक है, ये रही भूमिका। अब आइए जरा देखते हैं कि इस बार क्या किया गया। UNWTO, ठीक है, इसके द्वारा 24वां इसका महासभा हुई। कब? 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच। कहां पर हुई? तो मैड्रिड स्पेन में हुई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है, अलग से पूछा जा सकता है कि हाल ही में UNWTO की 24वें संस्करण कहां आयोजित किया गया, तो आपका जवाब होगा मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, अब आइए जरा ये जो 24वां सत्र था इसमें 5 वैश्विक क्षेत्रों में 32 देशों के कुल 44 गांवों को 2021 के लिए विश्व पर्यटन गांवों का दर्जा दिया गया। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने गांवों को यह दर्जा दिया गया 2021 के लिए, तो आपका जवाब होगा 44। कितने देशों से लिए गए? तो 32 देशों से। ठीक, अब आइए दूसरी बात कि ये जो UNWTO के द्वारा जो 44 सर्वश्रेष्ठ गांव लिए गए उसमें भारत का कौन सा गांव शामिल है, तो आपका जवाब होगा पोचमपल्ली। फिर आपके मन में ये होगा कि पोचमपल्ली कहां पर है, तो तेलंगाना के नलगोंडा जिले में। ठीक, दूसरी बात कि ये जो तेलंगाना के नलगोंडा में पोचमपल्ली है ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर यानी सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर साड़ियों के लिए एक अनूठी शैली उसमें बुना जाता है। वो कौन सी शैली है? इकत शैली। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगर मैं ये कहता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे बनाना हो तो मैं यहीं से बनाऊं। दूसरी बात कि पोचमपल्ली की इकत शैली को 2004 में GI टैग भी मिला था। ठीक है, दूसरी बात ये पोचमपल्ली वही है जहां से भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। महत्वपूर्ण बात है, आप याद जानते भी होंगे। दूसरी बात कि जब ये गांव का सिलेक्शन होना था तो UNWTO को भारत की तरफ से 3 गांव का नाम भेजा गया था। मतलब भारत की तरफ से कहने का मतलब कि भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। वो 3 गांव कौन कौन से हैं? कोंगथोंग मेघालय का, लथपुरा खास मध्य प्रदेश का और पोचमपल्ली तेलंगाना, जिसमें पोचमपल्ली तेलंगाना को चुना गया। दूसरी बात ये जो कोंगथोंग गांव है मेघालय का, इसको सिटी वाला गांव कहा जाता है। ये सिटी वाला गांव क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पर जब जन्म के समय बच्चे का नाम के बजाय उसे एक धुन देने वाली अनूठी प्रथा है। ठीक है, उसे गांव के नाम की जगह बच्चे को उसको एक धुन दिया जाता है, एक मेलोडी दी जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर करा कि निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया। 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली की ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय की एक समग्र शहरी पुनरुद्धार परियोजना को यूनेस्को द्वारा मंजूरी दी गई, पुरस्कृत किया गया। ठीक है, यानी सीधी सी बात यह है कि जो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना है उसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक संरक्षण का पुरस्कार दिया। ठीक, और ये कहाँ पर है निजामुद्दीन बस्ती? तो नई दिल्ली में। दूसरी बात कि सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021 के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना है ये 2 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया। पहली है उत्कृष्टता का अवार्ड और दूसरा है सतत विकास हेतु विशेष पहचान। ठीक है, अब आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यानी इसका नोडल कौन है? ये नोडल मंत्रालय नीति आयोग। दूसरी बात कि ये जो MPI है, MPI का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना यानी नेशनल MPI प्रोजेक्ट। अब ये जो MPI के तहत नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का प्रकाशन करने वाली एजेंसी वो कौन सी है? OPHI, जिसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और साथ ही साथ UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समन्वय स्थापित करके इसको प्रकाशित करेगी। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो राष्ट्रीय MPI विकसित करने के लिए अंतर मंत्रालय प्रयास से ये एक
संस्थानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने एक कमेटी का गठन किया। वो कौन सी कमेटी है? MPICC, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें 12 मंत्रालय और विभाग शामिल है, ठीक है, इस कमेटी में। अब आगे आ जाइए। अब यहां पर इससे रिलेटेड फैक्ट, किससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जा रहे हैं? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित। ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित है, ये अभी आपने जान लिया नीति आयोग द्वारा जारी होता है। और इसमें जो प्रथम राष्ट्रीय MPI है, इसमें अगर कहा जाए कि जो बेसलाइन रिपोर्ट और डैशबोर्ड के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के 2015-16 के आंकड़ों पर इसको आधारित रखा गया है, ठीक, ये समझ में आ गई बात। दूसरी बात कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये 3 आयामों पर है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि 3 आयामों के साथ साथ 12 संकेतकों पर आधारित है, ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और 10 संकेतक वही हैं जो वैश्विक MPI मॉडल में शामिल है, ठीक है। साथ ही भारत की परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतक रखे गए। कौन कौन से? प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता, ये भी याद रखिएगा। एक तो 10 तो वैश्विक है और 2 नए भारत के अनुरूप है। कौन? प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता, ठीक है। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये न केवल राज्यों में बल्कि जिले स्तर पर भी इन 12 संकेतकों के आधार पर तैयार किए गए। और राष्ट्रीय MPI के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। ये प्रतिशत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं? 25.01। ये कैसे पता चला? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, या आप उसको कह सकते हैं राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट के अनुसार। अब आइए जरा आगे देखते हैं। आगे सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्यों का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब है बिहार। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक गरीब कौन है? झारखंड। और तीसरे नंबर पे सर्वाधिक गरीब कौन है? उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश के लिहाज से जानिएगा कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में टॉप गरीबी जो राज्य हैं उसमें तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर है इससे कवर? तो इसमें 37.79% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की इसमें आती है, ठीक। इतनी बात को याद रखना है आपको। दूसरी बात कि केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, ये बात याद रखना है। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की यानी यूनियन टेरिटरी की, UT की बात की जाए, तो दादर एवं नागर हवेली बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक है और वहीं पुडुचेरी सबसे कम है, ठीक है। अब नीचे एक चार्ट दिया है। अब नीचे एक चार्ट विषय और उसमें बता रहा है कौन पिछड़ा है कौन अग्रणी है। तो इसमें ज्यादातर में बिहार पीछे है, लेकिन हम इस चार्ट में उत्तर प्रदेश के लिहाज से देख लें तो बाल एवं किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े राज्यों में है। दूसरी बात, इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक है। इस चार्ट में यही महत्वपूर्ण है, बाकी ये बहुत लेंदी है, इसमें कोई विशेष चीजें नहीं है। आइए जरा एक बात और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश MPI में स्कोर कितना पाया। स्कोर है उत्तर प्रदेश का 0.18। और बहुआयामी में कितने प्रतिशत गरीबी में आती है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली है 37.79। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32% और शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, ये जिलों के नाम है। यदि आप सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले देखें तो नंबर 1 पे श्रावस्ती, दूसरे नंबर पे बहराइच और तीसरे नंबर पे बलरामपुर। यानी ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट में सबसे गरीब कौन है? जिला श्रावस्ती, दूसरा सबसे गरीब बहराइच, तीसरा बलरामपुर। अगर वहीं न्यूनतम गरीबी वाले देखें तो न्यूनतम गरीबी में लखनऊ है, दूसरा कानपुर नगर और तीसरा गौतम बुद्ध नगर। टॉप 3 के जिलों के नाम आपको याद रखने चाहिए। आगे चलिए, अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, जिसको आप PAI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये वर्ष 1994 से स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PAC, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। कब से विकसित किया जा रहा है? तो इसे 2016 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर, जो कि एक गैर लाभकारी है और ये बेंगलुरु में है। और ये संस्था कब स्टैब्लिश हुई थी? 1994 में। और ये सूचकांक 2016 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, यानी इसमें गवर्नेंस परफॉर्मेंस देखा जाता है। अब आइए इसकी डिटेलिंग में। हाल ही में जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई वो 2021 रिपोर्ट है। और दूसरी बात, ये 6वां संस्करण। और कब से प्रारंभ हुआ है? तो 2016 से। आगे देखिए, ये जो PI 2021 के तहत रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 3 स्तंभ हैं और 5 विषय हैं और 14 सतत विकास लक्ष्य हैं और 43 संकेतक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरी बात कि 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? समता, समृद्धि और संवहनीयता। और अगर बात की जाए विषय, तो अभिव्यक्ति और जवाबदेही, सरकार और प्रभावशीलता, विधि का शासन, विनियमन की गुणवत्ता यानी कि विनियमन की गुणवत्ता, और भ्रष्टाचार और नियंत्रण। उसी के साथ साथ 14 SDG लक्ष्य हैं और 43 संकेतक हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है, कौन सी? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। इस रैंकिंग में जनसंख्या के आधार पर 2 श्रेणी है।
एक है बड़े राज्य की, दूसरे छोटे राज्य। बड़े राज्य का मतलब जहां पर 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो, छोटे राज्य का मतलब जहां पे 2 करोड़ से कम हो। इसमें अगर आप बड़े राज्यों में बात करेंगे तो केरल नंबर 1 पर है, छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 पर है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो पुदुचेरी सर्वश्रेष्ठ पर है। और 18 जो बड़े राज्यों में है जिसमें केरल नंबर 1 पर है, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे निम्नतम है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। ठीक है, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। अगला देखिए, एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। ये जो एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 है, ये स्थानीय निकायों, ठीक है, यानी यूएलबी का मतलब क्या हो गया? अर्बन लोकल बॉडीज के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रगति की निगरानी का एक साधन है। ठीक है, अब इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो आपका जवाब होगा नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे आइए। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें 56 यूएलबीज का मतलब अभी हमने आपको बताया अर्बन लोकल बॉडीज, यानी इसमें 56 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, 77 संकेतक शामिल हैं। ठीक है, और इसमें 15 एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 46 उसके उप लक्षण वाले आच्छादित हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात को याद रखनी है। दूसरी बात कि 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन के सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। ये पहला है। ठीक है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दूसरी बात कि ये सूचकांक अभी हमने आपको बताया कि नीति आयोग ने जारी किया, और एक जर्मन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ये जर्मन की कौन सी एजेंसी है? एक है GIZ और दूसरी है BMZ। ठीक है, इन दोनों के समन्वय के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया। किसको? एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। अब दूसरी बात क्या है? अगर अब आइए नीचे चार्ट में ये सब दिया है। चार्ट में अगर ये देखा जाए कि 5 शहरी क्षेत्र कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो सबसे नंबर 1 पे शहर कौन सा है? शिमला। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। दूसरा शहर है कोयम्बटूर, कहाँ का है? तमिलनाडु का। और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है। इस एसडीजी शहरी सूचकांक में नंबर 1 पे कौन सा शहर है? शिमला। दूसरा देखिए, यदि आप अंतिम शहर की बात करेंगे तो अंतिम नंबर पे धनबाद है। किस नंबर पे? 56 पे। अभी आपने पढ़ा है ना कि 56 यूएलएसबी, यानी यूएलएसबी का मतलब क्या है? कि अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, अब इसमें सबसे अंतिम में कौन है? धनबाद। और अंतिम से दूसरे नंबर पे यानी 55 नंबर पे कौन है? मेरठ। ये उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। यानी सबसे अंतिम शहरों में दूसरे नीचे से दूसरा स्थान किसका है? मेरठ का, उत्तर प्रदेश। तीसरे पे नीचे से ईटानगर है 54 पोजीशन पे। ठीक है, याद रखिएगा। मेरठ की रैंकिंग कितनी है? 55। और ये कहां से? नीचे से। ठीक है, अगला देखिए। अगला सूचकांक है कि यदि हम इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का 36वां रैंक है। यानी जैसे अभी आपने पढ़ा कि 53 स्थान पर कौन है? बोलिए। गुवाहाटी। 54 पे कौन है? ईटानगर। 55 पे मेरठ और 56 पे धनबाद। उसी प्रकार से 36 नंबर पे लखनऊ है। ठीक है, और 38 नंबर पे कानपुर है, 41 पे गाजियाबाद है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन मेरठ का जरूर याद रखिएगा, मेरठ 55 नंबर पे। ठीक है, अगला देखिए। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ठीक है, प्रयागराज 42 नंबर पे, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रयागराज 42 नंबर पे, वाराणसी 46 नंबर पे। ठीक है, अगला देखिए। करें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो है ये 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 किसके द्वारा, तो आपका जवाब होगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार। कब जारी किया गया? 20 नवंबर 2021 को। दूसरी बात कि यह कौन सा संस्करण है, तो आपका जवाब होगा 6वां संस्करण। इस बार के पुरस्कार में एक नई श्रेणी भी लाई गई। क्या नाम है? प्रेरक दौड़ सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रेरक दौड़ सम्मान में 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां भी हैं। ठीक है, कौन सी है 5 उप श्रेणी? एक है दिव्य श्रेणी जिसको आप प्लेटिनम कहते हैं, दूसरी है अनुपम श्रेणी जिसको आप गोल्ड कहते हैं, तीसरी है उज्जवल जिसको आप सिल्वर कहते हैं, चौथी है उदित जिसको आप ब्रॉन्ज कहते हैं, और 5वीं है आरोही जिसको आप एस्पायरिंग कहते हैं, यानी आकांक्षी कहते हैं। ठीक है, ये यानी ये पूछा जा सकता है कि किसको शामिल किया गया, तो आप कह देंगे प्रेरक दौड़ को। ये एक नई श्रेणी है। दूसरी बात कि ये जो सर्वेक्षण है 2021 का, ये 28 दिनों में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4320 शहरों को, जिसमें 62 कंटेनमेंट बोर्ड भी शामिल हैं, उसके द्वारा यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। दूसरी बात कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे के 91 गंगा नगरों को भी इसमें शामिल किया गया। दूसरी बात कि यदि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को देखा जाए तो इसमें लगातार 5वीं बार इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ठीक है, और अगर हम इसी आधार पर ऐसे 10 शहरों की लिस्ट देख लें जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या में है, उसमें नंबर 1 पर कौन है? उसमें नंबर 1 पर इंदौर है, मध्य प्रदेश का। दूसरे पे सूरत है और तीसरे पे विजयवाड़ा। ये कौन से शहर हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? ठीक। अब दूसरी बात, अगर आप 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले की तरफ देखेंगे तो उसमें नंबर 1 पे नई दिल्ली है,
दूसरे पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है और तीसरे पे तिरुपति आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और चौथे नंबर पे नोएडा उत्तर प्रदेश है। यानी 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का नोएडा टॉप चौथे स्थान पर है, ठीक है। इस बात को याद रखना। और नंबर 1 पे कौन है? नई दिल्ली है। वहीं अगर हम 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में देखें तो 20 शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं, लखनऊ को 12वां और गाजियाबाद को 18वां। ये किस श्रेणी में है? 10 लाख से अधिक वाले में। वहीं अगर आप 10 लाख से अधिक जनसंख्या में कानपुर का स्थान देखें तो 21 है और प्रयागराज का स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे 26वां, ठीक है। वाराणसी का 30वां। अब आइए 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में देखें तो बीटा एक जगह है जो सांगली महाराष्ट्र में है, वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। 1 लाख से कम में कौन है? बीटा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यदि आप देखें शीर्ष स्थान पर 5 राज्य जहां पर 100 स्थानीय निकाय से कम है, उन राज्यों को देखेंगे तो झारखंड नंबर 1 पे है, हरियाणा दूसरे नंबर पे है और गोवा तीसरे नंबर। यदि आप 3 नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम पहला याद रखिएगा कि अगर 100 स्थानीय निकायों से कम में देखें तो नंबर 1 पे झारखंड, और अगर हम 100 स्थानीय निकायों से अधिक में देखें तो नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी 100 से कम वाले में नंबर 1 पे झारखंड और 100 से अधिक वाले पे नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है। अगला देखिए, अगर आप 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है, याद रखिएगा। वहीं अगर गंगा किनारे के हिसाब से देखें तो अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शीर्ष पर है, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पे मुंगेर है, तीसरे पे पटना है और कानपुर का 4था स्थान है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो है ये प्रथम स्थान पर है और बिजनौर दूसरे, किसमें? 1 लाख से कम वाले में, ठीक है। अब जरा विभिन्न श्रेणी में देख लीजिए पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर ये कहा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर का मतलब होता है 40 लाख से अधिक जनसंख्या, तो आपका जवाब होगा अहमदाबाद। अगर ये कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा शहर का मतलब 10 से 40 लाख जनसंख्या, तो आपका जवाब होगा नवी मुंबई महाराष्ट्र। अगर ये कहा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छतम मध्यम शहर, तो मध्यम शहर का मतलब हो गया 3 से 10 लाख, उसमें नोएडा उत्तर प्रदेश है। तो यानी याद रख लीजिएगा कि मध्यम श्रेणी में नोएडा उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। मध्यम शहर का मतलब है 3 से 10 लाख। वहीं अगर छोटे शहर की बात करें तो छोटे शहर का मतलब है जहां पे 1 से 3 लाख जनसंख्या है, तो इसमें कौन है? नई दिल्ली है। दूसरी बात कि यदि आप राजधानी की बात करेंगे तो गांधीनगर गुजरात जो है सबसे स्वच्छ राजधानी का खिताब जीता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक नई श्रेणी जोड़ी गई जिसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। इस प्रेरक दौड़ सम्मान में 5 शहर तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, सूरत, इंदौर और नवी मुंबई को दिव्य प्लेटिनम में रखा गया, ठीक है। वहीं अगर गोल्डन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 5 शहर हैं, नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी। इसमें टोटल कितने हैं? 151 शहर, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के 5 हैं, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यदि कचरा मुक्त शहर की स्टार रैंकिंग में देखा जाए तो इसमें 9 शहर की बात आती है। 9 शहर ऐसे हैं जिनको 5 स्टार मिला है। कौन कौन सा है? इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर और नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन, ये इनको 5 स्टार शहरी का प्रमाणन मिला है। वहीं 143 नगर को 3 स्टार मिला है। अगर हम सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती की रिपोर्ट को देखें तो इसमें नवंबर 2021 में घोषित हुई ये रिपोर्ट, ठीक है। कौन सी? सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती रिपोर्ट। इसके अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं नवी मुंबई महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। किसमें? सफाई मित्र सुरक्षा रिपोर्ट में। ये नवंबर 2021 में आई थी। अगर हम सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, राज्य की में छत्तीसगढ़। अगर हम वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। वहीं सफाई सुरक्षा चुनौती 2021 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पर है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में 6वां स्थान है और नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पे इसमें छत्तीसगढ़। अब आइए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसकी भी चर्चा कई बार हो चुकी है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, या जहां मौका मिलता है वहां हो जाती है। याद रख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए आप पूर्वी उत्तर प्रदेश लखनऊ को केवल राजधानी से ही नहीं बल्कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आप इसको जोड़ने में सफल रहे। दूसरा है कि 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी, एक जगह है जब सुल्तानपुर में है, वो वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि इसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी। कहां पर? आजमगढ़ एक्सप्रेसवे पर, ठीक है, आजमगढ़ के पास एक्सप्रेसवे पर। दूसरी बात कि इस एक्सप्रेसवे में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट है तो 340.824, यानी आप 341 किलोमीटर याद रखेंगे। इस आधार पर वर्तमान समय में परिचालन के आधार पर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होता है। लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर एक जगह है जिसका नाम है चांद सराय गांव, यहां से ये प्रारंभ होता है। और गाजीपुर में एक जगह है जिसका नाम है हैदरिया गांव, यहां पर ये एक्सप्रेसवे अंत होता है। और याद रखिएगा
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर ये पूछा जाए कि कितने जिले से होकर गुजरता है तो आप जवाब देंगे 9 जिले से। वो 9 जिले कौन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पीसीएस के प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न सीधे पूछे गए थे। देखिए, लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है और गाजीपुर है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और भविष्य में इसको आप चाहें तो 8 लेन में तब्दील कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है कुरेभार गांव। यहां पर 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है। अब ये सुल्तानपुर के कुरेभार गांव में जो हवाई पट्टी बनी है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जब कभी भी आपातकाल परिस्थिति आए तो भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है यहाँ पे उतारे जा सके। और इस आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 हवाई पट्टी एक्सप्रेसवे पे बनी है, जो कि भारत में पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है। अब ये 3 कहां पर है? एक तो अभी हमने आपको बता दिया कि सुल्तानपुर के पास कुरेभार गांव जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। दूसरा कहां पर है? दूसरा है एक्सप्रेसवे यमुना जो कि मथुरा के निकट है, वहां पर बनाया गया है। और एक है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे उन्नाव के निकट। ठीक है, यानी एक है यमुना एक्सप्रेसवे पे मथुरा के निकट, दूसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे उन्नाव के निकट और तीसरा है सुल्तानपुर के पास कुरेभार गांव। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है सुल्तानपुर वाले की? 3.2 किलोमीटर। इतनी बात को आपको याद रखना है। अगला देखिए गंगा एक्सप्रेसवे। ये 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है तो आपका जवाब होगा लगभग 594 किलोमीटर। एग्जैक्ट पूछे तो 593.947, यानी गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये 6 लेन है और भविष्य में इसको 8 लेन किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज के जुड़ापुर में दांडू गांव तक ये समाप्त होगा। ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश स्पेशल में। और अगर ये पूछा जाए कि इसके निर्माण की नोडल एजेंसी कौन है तो आपका जवाब होगा यूपीडा। यूपीडा का मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसको आगे और देख लीजिए। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये 12 जिलों से होकर जा रहा है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से? 9 जिलों से। अगर बुंदेलखंड पूछ दिया जाता तो 7 जिलों से, याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इन जिलों को दिमाग में रखिएगा। और याद रखिएगा कि शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर, गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में भी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, फिर ये चौथी हो जाएगी जब बन जाएगी। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसमें जो अनुमानित लागत है वो 36,200 करोड़ रुपए की है, मतलब भूमि लागत सहित। दूसरी बात कि ये पूर्ण रूप से निर्मित हो जाने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। दूसरी बात कि इस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारे का भी निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार और इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग इस राष्ट्रीय परिदृश्य के दूसरे पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक पार्ट और आएगा, ये परिदृश्य राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा इसको मैंने 3 पार्ट में इसलिए किया कि राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते। और आपने ये ध्यान दिया होगा कि पूरे इस पार्ट के दौरान कभी भी न तो हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ा है और न ही कहीं अतिरिक्त फैक्ट्स को लिए। जो इंपॉर्टेंट है केवल उनको लिए जा रहे हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि इसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, निश्चित तौर पर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। यदि किसी कारणवश नहीं हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसको कवर कर लें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।